नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सुबह 11:15 पर सबसे पहले मध्य प्रदेश के बीना पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, और इसके बाद कई परियोजनाओं का पीएम शिलान्यास करेंगे। और मध्य प्रदेश के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ की ओर रवाना होंगे पीएम। 3:15 पर छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे, जहां पर रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। 1 लाख स्किल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित पीएम मोदी करेंगे। इसके साथ ही अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो बीना रिफाइनरी में पैरा केमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला पीएम रखेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 2 राज्यों के दौरे पर आज प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और बड़ी सौगात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। चलिए लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम, जिसके बाद शाम 4 बजे बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर डिप्टी सीएम आज वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। 3:30 बजे डिप्टी सीएम वाराणसी पहुंचेंगे और इसके बाद 4 बजे बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। शाम 4 बजे काशी पहुंचेंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो सुबह के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं। 3:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम और उसके बाद 4 बजे बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां उनका दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। इसके बाद रात्रि विश्राम आज वाराणसी में ही करेंगे डिप्टी सीएम। सर्किट हाउस में सीएम रात्रि विश्राम करेंगे। तो लखनऊ से वाराणसी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वाराणसी के दौरे पर रहेंगे आज। दोपहर 3:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और इसके बाद फिर शाम 4 बजे बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे और रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम करेंगे। तो लखनऊ से वाराणसी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। तो इसी के साथ ही साथ बताते चले कि दोनों ही डिप्टी सीएम आज वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी वाराणसी दौरे पर रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही डिप्टी सीएम का वाराणसी दौरा है आज, जहां पर 3:30 बजे डिप्टी सीएम पहुंचेंगे वाराणसी और उसके बाद शाम 4 बजे बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और साथ ही साथ बताते चले कि उनके साथ ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। वहीं इसी खबर पर जो जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन शुक्ला सीधा वाराणसी से जुड़ गए हैं। अमन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 अमन, आज दोनों ही डिप्टी सीएम वाराणसी पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ तैयारी की गई है और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोनों डिप्टी सीएम जो है आज दोपहर 2 बजे जो है वाराणसी आ जाएंगे। बहुत एयरपोर्ट आएंगे। काशीवासी और जो है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे उनका। फिर उसके बाद वो
सर्किट हाउस आएंगे, जहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे भाजपा पदाधिकारियों संग। उसके बाद सीधे काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन के लिए जाएंगे, काल भैरव बाबा दर्शन पूजन के लिए जाएंगे, गंगा आरती में सम्मिलित होंगे और उसके बाद जो है जितनी भी निर्माण जी परियोजनाएं हैं वहाँ पे सभी निरीक्षण करेंगे। तो दोनों मुख्यमंत्री एक साथ विकास कार्यों पे निरीक्षण करना काफी अहम कहलाता है। तो ये दौरा काफी अहम कहलाता है क्योंकि आगामी 23 तारीख को ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने लोकप्रिय सांसद काशी आ सकते हैं। तो इसलिए निरीक्षण कार्य काफी अहम बनता है। जी बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरह से अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, काफी अहम खबर बन जाती है क्योंकि दोनों ही डिप्टी सीएम एक समय पर एक स्थान पर पहुंच रहे हैं। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं। कहीं न कहीं अभी जो बीते दिन गोष्ठी का चुनाव बीता है और सपा की जीत हुई है चुनाव में, उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों डिप्टी सीएम के साथ में आना और भाजपा पदाधिकारियों से बैठक करना। और मैं आपको बता दूं कि ये बैठक जो बताई जा रही है कम से कम 4 घंटे की ये बैठक टोटल बताई जा रही है। तो हो सकता है उसमें 2024 चुनाव पर रणनीतियां भी तय की जाए क्योंकि उसमें तमाम तरीके के कार्यकर्ता रहेंगे, काशी क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ता रहेंगे, वाराणसी जिले के पूरे कार्यकर्ता रहेंगे, वाराणसी मंडल के कार्यकर्ता रहेंगे। तो काफी अहम ये जो बैठक है ये मानी जा रही है काफी बात। ठीक है अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं प्रयागराज से। बड़ी और अहम जानकारी जहां पर बार काउंसिल ऑफ यूपी ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत वकीलों की स्ट्राइक आज भी जारी रहेगी। लाठीचार्ज के विरोध में स्ट्राइक जारी है, अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। 2 दिनों तक कोई भी न्यायिक कामकाज नहीं किया जाएगा। तारीखों को जिस तरह से बढ़ाया गया था, अब 2 दिनों के लिए फिर से तारीखें बढ़ा दी गई हैं और इसी के तहत अब सभी न्यायिक कामकाज फिलहाल के लिए ठप हैं। बताते चले कि हापुड़ का ही विवाद है जहां पर लाठीचार्ज हुआ था और इसी लाठीचार्ज के बाद से ही अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। लगातार बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से फैसला लिया जा रहा है और इसी के तहत वकीलों की हड़ताल लगातार जारी रहेगी। लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं अधिवक्ता, अपनी मांगे ना पूरी होने को लेकर हड़ताल जारी है और अब अगले 2 दिनों के लिए फिर से हड़ताल को बढ़ा दिया गया है। तो अधिवक्ता अपनी मांग न पूरी होने की वजह से हड़ताल कर रहे हैं और इस फैसले को बार काउंसिल ऑफ यूपी की तरफ से लिया गया है जिसके तहत 2 दिनों के लिए इस हड़ताल को बढ़ा दिया गया है। 14 तारीख तक ये हड़ताल जारी रहेगी, यानी कि आज बैठक होगी और बैठक के बाद फिर फैसला लिया जाएगा। तो अदालतों में पूरी तरह से कामकाज को ठप किया गया है और कामकाज नहीं हो पा रहा है जिससे आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वकील अपनी मांगे ना पूरी होने की वजह से इस हड़ताल को जारी रख रहे हैं और काम पर वापस नहीं लौट रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो चुका है वकील हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से अभी तक इस हड़ताल के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो बार काउंसिल ऑफ यूपी की तरफ से फैसला लिया गया है जिसमें तहत आपको बताते चले कि इस हड़ताल को और आगे बढ़ा दिया गया है। लाठी चार्ज का विरोध किया जा रहा है। हापुड़ से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। वहीं अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार देखिए तारीखें बढ़ाई जा रही हैं, पहले 2 दिन और उसके बाद 14 तारीख यानी कि आज तक का समय दिया है बार काउंसिल ऑफ यूपी की तरफ से। आज बैठक भी होने वाली है, क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है? और इसके साथ ही साथ ये भी समझना चाहूंगी कि कब तक हड़ताल खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, हापुड़ की जो घटना हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता हैं आंदोलित हैं। लगातार देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। इससे पहले भी देखा गया कि बार काउंसिल ऑफ यूपी जो है उसके अध्यक्ष ने एक पत्र जारी करते हुए कहा था कि वो हड़ताल वापस ले, जिसके बाद उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उनके जिस फैसले पर सवाल खड़े किए गए कि उनसे कहा जा रहा था कि वकील अधिवक्ताओं का कहना था कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी बैठक के इस तरह का पत्र जारी करना ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर फिर
फिर एक बार जो तमाम अधिवक्ता प्रदेश भर के वो लामबंद हो गए हैं और लामबंद होने के बाद वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। रणनीति तैयार कर ली गई है। 16 तारीख को तमाम जो ट्रेजरी होती है, रजिस्ट्री ऑफिस होते हैं, वहां पर जो है कार्य बहिष्कार करेंगे अधिवक्ता, वहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ 20 जो सितंबर है उस दिन के लिए अधिवक्ताओं की जो अभी तक रणनीति है वो विधानसभा घेराव की रखी गई। निश्चित तौर पर 22 सितंबर की जो रणनीति है वो जो है काला फीता बांधकर काम करने की। तो ऐसे जो है अधिवक्ता लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो मांग है, डिमांड है, वो अधिवक्ताओं की है कि जो हापुड़ जिला है उसके जिलाधिकारी हैं, उसके एसएसपी हैं, उनको हटाया जाए। इसके अलावा जो अधिवक्ता सुरक्षा कानून है उसको लागू किया जाए। निश्चित तौर पे तमाम मांगे हैं जिनको लेकर के अधिवक्ता लगातार लामबंद है और कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एसआईटी भी गठित की थी। साथ ही साथ तमाम जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी थे, सीओ थे या फिर इंस्पेक्टर थे या एसआई या तमाम पुलिसकर्मी थे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। हालांकि अभी तक जो अधिवक्ता हैं वो आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं और उनका कहना है कि आर पार की लड़ाई करके ही मानेंगे, या तो इस बार उनका अधिकार उनको मिल जाएगा या फिर अगली बार से वो विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का माहौल जैसा है, अधिवक्ता सड़कों पर है। कल भी तस्वीरें आई कि अधिवक्ता सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तमाम जगहों पर। चाहे लखनऊ की बात करें, लखनऊ हाईकोर्ट है, उसके बाहर भी जो शांतिपूर्ण ढंग से हालांकि अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया था, वहां पर अपनी मांगों को रखा था। हालांकि सरकार और भी अधिवक्ताओं के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाया। उसके लिए एक एसआईटी बनाई गई, गठित की गई, पूरी जांच कर रही है। जांच की रिपोर्ट जैसे ही सरकार को मिलेगी उसके बाद बड़ा एक्शन होते हुए दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और उससे पहले अधिवक्ता वर्ग का इस तरह नाराज होना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसको सरकार जानती है और कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी सरकार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। रणनीति के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा है। दूसरी ओर अधिवक्ता लगातार वो उग्र हो रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, लगातार प्रयास किया जा रहा है और अधिवक्ताओं से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि लंबी प्लानिंग की गई है, 22 तारीख तक का प्लान किया गया है अधिवक्ताओं की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इसका निजात मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगली खबर का लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि एनएसजी कमांडो की ओर से ऑपरेशन चलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखने के लिए गांडीव वी ऑपरेशन चलाया गया है। लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का ये सर्च ऑपरेशन आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एनएसजी की ये मॉक ड्रिल है, जो कि आज सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहेगी। इससे पहले बीते दिन भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा और परखा गया था। हेलीकॉप्टर से उतरते हुए नजर आएंगे एनएसजी कमांडो। यूपी पुलिस और एनएसजी के साथ इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद एनएसजी और पुलिस की ब्रीफिंग होगी। तो बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद पुलिस एनएसजी ब्रीफिंग करेगी। वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर यूपी की सेहत सुधारेंगे आईआईटी के विशेषज्ञ। जहां स्वास्थ्य विभाग ने आईआईटी से सहयोग मांगा है। इलाज की बेहतर तकनीक और अस्पतालों को अपडेट करने के लिए मदद मांगी गई है। गंभीर बीमारियों के लिए इलाज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी, जैसे कि ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया, हार्ट और टीबी के इलाज में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद मांगी जाएगी, जिसके लिए आईआईटी से बातचीत की जा रही है और अब इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा। बाराबंकी से खबर सामने आ रही है, जहां पर 9 दिन पहले 3 मंजिला इमारत गिरने का ये पूरा मामला है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी और 13 लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया गया था। जांच के लिए डीएम ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। आज मौके पर टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल करेगी। ईंट, सरिया और मसाले का भी सैंपल लिया जाएगा। एसडीएम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि इन सभी मापदंडों को आंकेगी और 15 दिनों के अंदर तकनीकी जांच कर डीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बताते चले कि 4 सितंबर की ये घटना है, जब 3 मंजिला मकान गिरा था।
खबर गोंडा से है, जहां पर अयोध्या से दर्शन करके लौट रहे लोगों से भरा टेम्पो पलट गया। हादसे में लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि एम्बुलेंस नहीं मिलने पर निजी वाहन से सभी घायलों को सीएचसी नवाबगंज ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक टेम्पो में सवार होकर अयोध्या दर्शन करके वापस सभी नेपाल के कपिलवस्तु के रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं। वहीं ट्रक के और डीसीएम की चपेट में आने से ऑटो पलट गया है। गोंडा से खबर सामने आ रही है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर युवक की निर्मम हत्या की गई है। 2 दिन पहले चेलुम के मेले में यह हत्या की गई थी। आरोपी एक और युवक को घायल करके फरार हुआ था। पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की है और एक आरोपी रिजवान को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी लादेन को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस से लादेन की मुठभेड़ हुई है और इस दौरान उसके पैर में गोली लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। महोबा पुलिस टीम को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने 102 मोबाइल स्वामियों के करीब 23 लाख की कीमत के खोए हुए मोबाइल बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सौंपे हैं। आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक लंबे समय से मोबाइल स्वामियों द्वारा खोए हुए मोबाइल की शिकायत की गई थी, जिनकी बरामदगी को लेकर सर्विलांस टीम को खासी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सर्विलांस टीम ने 102 मोबाइल स्वामियों को लगभग 23 लाख की कीमत के मोबाइल बरामद कर सौंपे हैं। खबर झांसी के मौरानीपुर से है, जहां पर स्टेशन रोड पर दंत चिकित्सक प्राइवेट अस्पताल अपने निजी मकान में खोले हुए है। मरीज के आने से पहुंचने का इंतजार करते रहते हैं और मरीज के पहुंचते ही उसके साथ लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। बता दें कि स्वयं के कंप्यूटर पर मरीज का एक्सरे दिखाया जाता है और दवा स्वयं के मेडिकल से दी जाती है, जो कि पत्नी चलाती है। इसके साथ ही चिकित्सक का एक पुत्र या कंपाउंडर महिलाओं को इंजेक्शन लगाते देखे जाते हैं। बाराबंकी से खबर सामने आ रही है, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बाराबंकी में आई बाढ़ की मुसीबत मामले में हमारी खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सपा के सदर विधायक सुरेश यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं। खबर चलने के बाद सदर विधायक सुरेश यादव ने पीड़ितों से मुलाकात की है। सदर विधायक सुरेश यादव ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी है। सिटी स्कूल के राहत कैंप पहुंचे थे सदर विधायक सुरेश यादव। तो हमारी खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर बाराबंकी में आई बाढ़ की मुसीबत मामले में असर देखने को मिला है। चलिए फिलहाल के लिए खबरों